नमस्कार, मैं महेश पांडे योग साधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का विषय है डायबिटीज़, मधुमेह। मधुमेह क्या होता है, क्यों होता है, जैसे हम इस पर आज विषय में रखेंगे कि ये क्यों होता है, जैसे पैनक्रियाज के फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं, इंसुलिन क्यों नहीं जनरेट होता है और उस पैनक्रियाज के फंक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे इसके लक्षण क्या है, जैसे ऊर्जाहीनता, ऊर्जा की क्षति होना, हमें शरीर में कमजोरी का आभास होना, चक्कर आना, मोटापा बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका लक्षण ये सब क्यों आता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। और योग साधना में हम जैसे प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम, मंडूकासन या अर्धमत्स्यंद्रासन, शशांकासन, ये सब कर सकते हैं। तो ये क्यों कर सकते हैं, ये कैसे हमारे पैनक्रियाज को इफ़ेक्ट करता है और पैनक्रियाज ये करने से कैसे सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, इसको भी हम साइंटिफिकली बताने का प्रयास करेंगे। साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हम सेवन करें दवा के रूप में, जैसे तुलसी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का कैसे सेवन करें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तुलसी चबा कर खाते हैं, तुलसी को कभी चबा कर नहीं खाया जाता है। चबा कर खाने से उसके प्रभाव कम हो जाते हैं, इसीलिए तुलसी को कभी भी ऐसा नहीं बताया गया है। हमारे जो पुरातन संस्कृति में तुलसी को खाने का जो प्रावधान बताया गया है, वो भोजन में मिला करके खाने का प्रावधान बताया गया है, न कि चबा कर खाने का प्रावधान बताया गया है। यदि तुलसी को चबा कर खा रहे हैं तो जो भी उसके गुण है, जो हमारे जर्म्स को, अंदर के जो भी ऐसे वायरस हैं जिसको मार देता है, वो गुण खत्म हो जाता है तुलसी का। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि खान पान में हम क्या क्या, जैसे तुलसी, गिलोय, मेथी दाना, करेला, जामुन, ड्रमस्टिक, ये सब फायदेमंद होता है, तो इसका सेवन कैसे करें। अलसी बहुत ही फायदेमंद होता है, तो ये सभी चीज़ों का सेवन कैसे करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। आप सभी जानते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ में हमारे रक्त में जो शर्करा का मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। तो शर्करा का मात्रा रक्त में क्यों बढ़ता है, इसके बढ़ने के जो कारण है दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हमारे अंदर के कुछ ग्रंथियां कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से पैनक्रियाज का इसमें बताया गया है कि पैनक्रियाज इंसुलिन का जनरेशन सही ढंग से नहीं करता है, इंसुलिन का उत्पादन सही तरीका से नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे ये चीज़ जानते हैं, इसको हम एक तरह से दोहरा रहा हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी लाभ होगा। यदि आपको समस्या है और पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे और सही तरीक़ा से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसमें क्या है कि हमारा उदासीनता, जो शारीरिक श्रम हमारे जीवन में कम हो गया है। दूसरा चीज़, हमारे खान पान में जंक फूड ज़्यादा आ गए हैं और खाना की अधिकता हो गई है। ये सब कारण, मुख्य रूप से यही सब कारण है, मद्यपान का सेवन, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन करना, ये सभी कारण एक साथ मिल करके हमारे पैनक्रियाज को प्रभावित करता है। और स्पेशली पैनक्रियाज एंड किडनी, ये ऐसे ग्रंथि हैं जो कि थोड़ा हमारे पेट में अंदर की तरफ होते हैं, तो साधारण से आसन और व्यायाम से ये प्रभावित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मधुमेह का इलाज मेडिकल सिस्टम में है ही नहीं। एक और चीज़ बोलूँगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग दवा से दूर रहें, क्योंकि दवा हमारे शरीर को ऐसे प्रभावित कर रहा है जो कि हमें हमारे पूरे जीवन को अपंग बना दे रहा है। तो इसलिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करें और योग साधना से जुड़े रहें। यदि कोई भी समस्या है उसका निदान यहाँ पर मिलेगा। जब तक कोई वैसी आकस्मिक घटना न घट जाए तब तक इंग्लिश मेडिसिन का सेवन न करें, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो फिर हम चलते हैं कि ये सभी कारणों से तो हमारा अग्न्याशय प्रभावित होता है, लेकिन अग्न्याशय का कार्य कैसे है थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आपको उसके जो उपाय है वो करने में थोड़ा आसानी होगा। अग्न्याशय मिक्स ग्रंथि है, ये आप लोग जानते होंगे, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड, जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जब वो इंसुलिन को जनरेट करता है, इंसुलिन जब उत्पन्न करता है, अब ब्लड में मिक्स करता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, ये एक दूत के रूप में कार्य करता है। हार्मोन क्या करता है, हार्मोन एक दूत है, जैसे राजदूत होते थे ना, कोई भी समस्या शरीर में होगा तो एक्टिव कर देगा, उसके अनुसार हार्मोन जनरेट कर देगा। कहीं से आपको
पता चलेगा कि हमें ऊपर से जंप करना है तो हार्मोन जनरेट हो जाएगा, उसके अनुसार आप रेडी हो जाएंगे, वो सभी हार्मोन्स स्रावित हो जाएंगे और हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं, उसी समय वो अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं या बाहर निकल जाएंगे उत्सर्जन तंत्र से। हार्मोन कभी स्टोर होकर के नहीं रहता है। हमारे ग्रंथियां हार्मोन को जनरेट करती हैं, लेकिन जब जरूरत होता है तभी जनरेट करती हैं, और जरूरत खत्म हो जाता है तो उसको नष्ट भी कर देती है, अपने आप शरीर नष्ट कर देता है। ये सब स्टोर करके नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार से इंसुलिन का भी कार्य है, इंसुलिन का बहुत बड़ा कार्य है। इंसुलिन का क्या है कि जब भी हमें शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इंसुलिन का जनरेशन बढ़ जाता है और हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन को जनरेट करता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो शर्करा की मात्रा है, उस शर्करा की मात्रा को हर कोशिका तक लेकर जाता है ब्लड के साथ। तो जब ब्लड के साथ इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन कम जनरेट करेगा। मीन्स इंसुलिन का नाम क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे। इंसुलिन का हिंदी में नाम होता है मधुसूदनी। मधुसूदनी हिंदी में इसका नाम होता है मधुसूदनी। मीन्स सूदनी मीन्स क्या होता है? सूदन मीन्स होता है उसको, उसका हत्या कर देना, उसका क्षय कर देना। और मधु मीन्स होता है मिठास। हमारे शरीर के जो रक्त में मिठास है उसको मार देने का कार्य करने वाला जो करता है उसे मधुसूदनी बोलते हैं। तो देखिए ये बता देंगे तो आप इंसुलिन को सही तरीका से समझ जाएंगे। इंसुलिन ये सब पाश्चात्य सभ्यता से शब्द आए हैं, हालांकि हम लोग भी उससे कहीं अछूता नहीं है, मैं भी अछूता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो शब्द है उसको यदि समझेंगे तो समझने में हमें आसानी पड़ेगा। इसको मधुसूदनी बोलता है। मधुसूदनी मीन्स मधु मीन्स शर्करा के मात्रा को मारने का, शर्करा के मात्रा को कम करने की जो ग्रंथि है, जो इंसुलिन हार्मोन्स है, उसे इंसुलिन कहते हैं, मधुसूदनी। तो इंसुलिन ब्लड पार्टिकल ब्लड के थ्रू शर्करा के मात्रा को लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? हर कोशिका में लेकर जाता है और वहाँ पर ऊर्जा प्रदान करता है। फिर अपना रिएक्शन के थ्रू जो ग्लूकोज एंडोल जो जाता है, जो आप लोग जानते हैं नॉर्मल अभिक्रिया होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये ब्लड से जो ऊर्जा का संचार होता है, यह ऊर्जा के संचार का मुख्य स्रोत है। तो ये थोड़ा सा बता दिया कि क्या होता है एंड क्यों होता है। लेकिन अब हम जा रहे हैं लक्षण। जब ऐसा होता है कि हमें शरीर को जब इंसुलिन नहीं मिलता है तो शर्करा का मात्रा हर कोशिका तक नहीं पहुंच पाता है, और वहीं शर्करा का मात्रा कोशिका तक पहुंचता है तो आफ्टर मीन्स केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद हमें शक्ति प्रदान होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तब हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। जब ऊर्जा नहीं मिला गया तो क्या क्या होगा? पहला नंबर, इंसुलिन कम हो गया, ब्लड में शर्करा का मात्रा बढ़ गया तो नॉर्मल सी ब्लड की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और कोलेस्ट्रॉल हाई होने का चांस रहेगा और शरीर में आपको कमजोरी आने लगेगा। कहीं कोई भी कार्य करेंगे तो आप थके हुए महसूस करेंगे, भूख जल्दी लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत वीकनेस हो गया, जल्दी खाना खा ले, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है। और ऊर्जा नहीं मिलने का कारण यह है, उसका मुख्य स्रोत पैनक्रियाज, अग्न्याशय इंसुलिन का जनरेशन कम कर रहा है। तो ये हो गया आपका लक्षण में हो गया कि आपको ऊर्जा का ह्रास महसूस होगा, प्यास हमेशा लगेगा, बार बार पेशाब आएगा, आप थके हुए महसूस करेंगे, मोटापा बढ़ने लगेगा या कमजोरी भी बढ़ने लगेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रहा है और ब्लड में जब ऊर्जा का मात्रा कहीं उसको जाने का मौका नहीं मिलेगा तो किसी प्रकार से आपके शरीर का भार भी बढ़ने शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऊर्जा के क्षय ज़्यादा होने के चलते, ऊर्जा जनरेट न होने के चलते आपकी शरीर में दुर्बलता भी आ जाती है। तो अब हम चलते हैं इसको योग साधना में कैसे, क्या उपाय किया जा सकता है ताकि इससे निजात मिले। तो सबसे पहले हम बताने का प्रयास किए थे कि जो पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है, उसका पोजीशन हमारे आमाशय के नीचे थोड़ा पीछे साइड में, हमारी छोटी आंत के ऊपरी भाग के डियोडेनम है वो सी की आकृति का होता है, उसके पीछे होता है। तो ये थोड़ी सी ग्रंथि पीछे की तरफ होती है। इसका नॉर्मल आप अभ्यास करें, जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये पैनक्रियाज पर प्रभाव नहीं देता है। हम जल्दी ये खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस पैनक्रियाज पर प्रभाव जब हम नॉर्मल व्यायाम करते हैं तो नहीं देता है। तो उसके लिए कुछ मुख्य रूप से योग साधना में बताया गया है जो कि पैनक्रियाज पर प्रभाव देगा। उसके लिए क्या बोलते हैं कि बाह्य प्राणायाम करने की आवश्यकता है। शारीरिक थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा कुछ भी करें तो थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लें, तब बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं कि हम अपने प्राणवायु को बाहर पहले निकाल देते हैं,
तब अपने पेट को ऊपर की तरफ खींच करके जो भी क्रिया करते हैं वो बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत आ जाता है। जैसे में अब हम करके दिखा रहे हैं कि आप सांस को पहले भरिए, जब आप सांस को छोड़ करके अपने नाभि को ऊपर की तरफ खींचेंगे मेरुदंड की तरफ, तो वो पैनक्रियाज को प्रभावित करता है। इसीलिए इसमें बाह्य प्राणायाम ही सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है। अग्निसार क्रिया आपको जितना हो सके, ये नहीं कि जितना मैं खींचा उतना ही खींचो, आगे पीछे खींच कर करेंगे ना, ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा अग्निसार क्रिया। साथ साथ नौली कर सकते हैं तो नौली कीजिए। इससे यदि ये बहुत ही आपको कठिन लग रहा है तो कपालभाति भी इसमें ज़्यादा लाभदायक होता है। तो कपालभाति में क्या ध्यान देना है वो भी बताऊंगा। मुख्य रूप से डायबिटीज़ के लिए जब कपालभाति करते हैं तो अपने जो पेट के अंदर के जो भी ग्रंथियां हैं उनको संकुचित करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अपने जो जनन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, मीन्स नीचे के भाग से लेकर के ऊपर के भाग तक बिल्कुल संकुचित करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के आपके पैंक्रियाज पर प्रभाव आएगा। अन्यथा साधारण तौर पर कोई, हमें तो आदत ही नहीं है, हम अच्छी तौर से करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत करते हैं, तो फिर इससे फायदे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा। बट मुख्य रूप से जो चाह रहे हैं कि आप पैंक्रियाज को सुदृढ़ करें और मधुमेह में लाभ हो, तो उसके लिए आपको थोड़े आराम से ही कीजिए, लेकिन उसको संकुचित करने का कोशिश कीजिए। फैलाइए, संकुचित कीजिए, बिल्कुल संकुचित कीजिए। उड़ियान बंध लगाने का प्रयास कीजिए। उड़ियान बंध, यदि ये सब टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उड़ियान बंध सबसे ज़्यादा इसमें लाभकारी होगा, क्योंकि जो पैंक्रियाज है उसको प्रभावित साधारण व्यायाम नहीं कर सकता है। साथ साथ अब हम कुछ आसन के बारे में बताएंगे। आपको बता दिए, अग्निसार, नौली, उड़ियान बंध, कपालभाति, ये प्राणायाम इसमें नाड़ी शोधन नल कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, वो किसी भी व्याधि में लाभदायक होगा। लेकिन मुख्य रूप से ये 3-4 प्राणायाम आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। उसके बाद हम आसन क्या क्या कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें आसन मुख्य रूप से मंडूकासन में आप देखे होंगे कि बिल्कुल अपने नाभि को ऊपर की तरफ खींच करके फिर हाथ को यहाँ पर रखते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो पैंक्रियाज पर, किडनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिस किसी को किडनी का समस्या है, पैंक्रियाज का मीन्स अग्न्याशय का समस्या है, मधुमेह हैंडल है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर नीचे जाना, आप मंडूकासन देख सकते हैं, आप करते भी होंगे यदि आप मधुमेह से ग्रसित हैं। कोई भी यदि मोटापा से ग्रस्त है तो पहले मोटापा को कम करने का प्रयास करें। खान पान कभी हैवी ना करें। दूसरा चीज अभी मैं बता दे रहा हूँ, मंडूकासन, शशांकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये 3 आसन मुख्य रूप से इसमें ज्यादा लाभप्रद होता है। क्या क्या बोला? मंडूकासन, शशांकासन एंड अर्धमत्स्येंद्रासन। अब हम चलते हैं कि इसमें खान पान क्या हम करें ताकि लाभ मिले ज्यादा। तो खान पान में सबसे पहले बता रहा हूं कि जो मधुमेह है इसमें विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है हमारे समझ से, क्योंकि इसमें खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने लगे, लेकिन फिर भी जो भी रस ऐसा हो जिससे विटामिन सी ज़्यादा मिलता हो उसका सेवन खाली पेट करें और थोड़ा सा करें। खाली पेट, लगभग जो भी डायबिटीज़ में जो दवा लेते हैं आयुर्वेदिक दवा, उसको लगभग खाली पेट लेने का ही प्रावधान बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या इसमें सबसे ज़्यादा लाभप्रद और सबसे पहला हम क्या बताना चाहेंगे आपको, उसमें है नीम का 1 या 2 पत्ता लीजिए, गिलोय का छोटा सा डंठल लीजिए, और नीम, गिलोय और तुलसी का 5 पत्ता लीजिए। इस तीनों को पहले गिलोय और नीम का जो है उसको शाम को ही कूट करके 1-2 पत्ता, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नीम खाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप शाम को गिलोय और नीम का पत्ता कूट करके उसको रख दीजिए और सुबह उसके पानी को छान करके केवल आधा कप होना चाहिए, और उसमें 2-3 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। हम पहले ये बोले थे तुलसी का पत्ता कभी चबा कर नहीं खाते हैं, इसके बाहरी जो परत होता है ना, वो अंदर के कुछ जर्म्स को ऑब्जर्व कर लेता है, शोषित कर लेता है, और हमारे शरीर के बहुत सारे
विकारों को दूर कर देता है। लेकिन जब इसको चबा देते हैं ना, इस सेलाइवा में लार ग्रंथि में मिक्स होकर के तुलसी का पत्ता निगलना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में ये खाना में तुलसी का पत्ता मिला करके खाने का प्रावधान बनाया गया है, न कि चबाने का प्रावधान बनाया गया है। साग बना करके खाने का प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि साग बना करके तुलसी का खा लेंगे तो बहुत लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो बनाया गया है, जो ऋषि मुनि हमारे बना दिए हैं, वो नितांत सत्य है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। ये इंग्लिश मेडिसिन नहीं है कि आज बनाएगा कि ये खाओ, कल बताएगा कि नहीं, ये तो रिसर्च में पता चल रहा है कि इससे हानि हो रहा है, ये मत खाओ, ये खाओ। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो बोल दिए हैं वो नितांत सत्य है। आज तक शोध होते चला गया है, वो हमेशा सत्य ही मिला है। तो इसी प्रकार से तुलसी का जो सेवन करते हैं उसको निगलना चाहिए। तो हम क्या बोले कि गिलोय और नीम का पत्ता रात को कूट करके रख दीजिए, सुबह आधा कप उसके पानी को तुलसी के पत्ता के साथ तुलसी का पत्ता निगल जाइए उस पानी के साथ। तुलसी का पत्ता हो सके तो अलग से चुबला करके भी निगल जाइए, ऊपर से पानी पी जाइए खाली पेट। और इस जो भी दवा बता रहा हूं उसमें कोई 1-2 सेवन कर सकते हैं, 2-3 कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खान पान में मुख्य रूप से कच्चा भोजन करने का प्रयास कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चावल कच्चा फेंकेंगे, मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए कि अब तो कच्चा आप बोल रहे हैं तो चावल कच्चा तो नहीं खाएंगे। नहीं, चावल तो खाना ही नहीं है, चावल अवॉइड करना है शुगर में। लेकिन फिर भी कच्चा भोजन का मतलब ये हो गया कि जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी है, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सबको उबाल करके सब्जी बनाने के बावजूद, सब्जी बनाने के बजाय आप कच्चा सेवन करें तो ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि कच्चा में विटामिन सी ज़्यादा होता है, जब पका देते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो इसमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा भी आपको आपके शरीर में मिलना चाहिए। तो पहला हम बताएं तुलसी पत्ता, नीम और गिलोय। यदि आप तीनों नहीं कर सकते हैं, केवल तुलसी का पत्ता लेकर के चुबला करके उसको निगल जाइए और शीतल जल सुबह पी लीजिए, ये भी लाभप्रद होगा। कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ तो कीजिए, वो फायदा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा करेंगे तो मैंने लाभ ही नहीं होगा, थोड़ा लाभ होगा लेकिन लाभ होगा। दूसरा, मेथी दाना। मेथी दाना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। 2-3 चीज़ बहुत ही लाभप्रद है। मेथी दाना, ये आपका जामुन और अलसी। पहले ही बता दे रहा हूं कि मेथी दाना, अलसी और जामुन और तुलसी पत्ता, गिलोय, ये सब रामबाण जैसा काम करता है। इंग्लिश मेडिसिन तो बोलता है कि इसका दवा ही नहीं है, लेकिन है। इंग्लिश मेडिसिन का जहां सोच खत्म होता है वहां से योग साधना शुरू होता है। इसलिए आप हतोत्साहित मत होइए। आपका यदि डायबिटीज है बिल्कुल ठीक होगा। और धैर्य रखिए, धैर्य से काम करना पड़ता है। तो आप मेथी दाना शाम को फुला दीजिए और सुबह उस फूले हुए मेथी दाना के पानी के साथ उसको चबा करके खा जाइए। मेथी दाना जो है उसके जो पानी था जिसमें वो भिगोए थे, उस पानी के साथ उसको चबा करके खाइए और खाली पेट। और ये सभी जो भी दवा बोल रहे हैं इसमें से कि अब मेथी दाना यदि खा रहे हैं तो गिलोय ना खाइए, सब कुछ एक साथ कोई जरूरी नहीं है। यदि खा भी रहे हैं तो आधे घंटा के अंतराल में खाइए। खाना बहुत लेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके भोजन के बराबर ही काम कर देगा थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा तक कोई दिक्कत नहीं है इतना। यदि ये खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कमजोरी फील होगा, क्योंकि ये सब भी आपके शरीर के आवश्यक कुछ तत्व देते रहते हैं। करेला का जूस आप, थोड़ा सा कड़वा तो होता है, बट यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो करेला का भी खाली पेट, लेकिन खाली पेट ही सेवन कीजिए। कुछ लोग खाली पेट नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ है, कुछ लोग करेला का भुजिया बनाकर खाएंगे, फिर सब्जी बनाकर खाएंगे। लाभ तो देगा लेकिन उस ढंग से लाभ वो नहीं देगा। इसलिए उसके कच्चा जूस, और ये नहीं कि पूरा 1 बोतल पी रहे हैं, 2 लीटर पी रहे हैं, पी भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसका सेवन केवल 1 कप 2 कप ही करना चाहिए। 1 कप 1.5 कप 2 कप इतना ही सेवन कीजिए। आंवला का रस आप सेवन कर सकते हैं, खाली पेट आंवला का रस सेवन कीजिए। जामुन का जो कोमल पत्ते हैं सुबह सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। और भी आप सदाबहार के पत्ते को सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। सहजन जो ड्रम स्टिक होता है, इसके पत्ते का जूस खाली पेट लिया कीजिए, बहुत ही लाभकारी होता है। आप अलसी जो होता है ना, आप देखे होंगे हम लोग तीसी बोलते हैं, हमारे तरफ तीसी बोला जाता है। तो अलसी को ग्राइंड कर दीजिए, और ग्राइंड करके ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, उतना ही ग्राइंड कीजिए कि 2-4 दिन चले। 1 चम्मच कच्चा अलसी ग्राइंड किया हुआ गर्म पानी के साथ सुबह सुबह लीजिए। ये इतना चीज़ जो बताया, ये सभी खाली पेट लेना है और सभी चीज़ एक साथ नहीं लेना है। किसी 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए और बिल्कुल आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में आपको बहुत ही आराम अनुभव होगा। क्योंकि हम बहुत लोगों को बताए हैं इसके बारे में और बहुत लोग इससे लाभ प्राप्त किए हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप यदि लाभान्वित हो रहे हैं तो दूसरे को भी लाभान्वित कीजिए, और आप उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।